हेलो गाइस, प्लस पॉइंट का यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे फेसबुक अकाउंट, मेरे ट्विटर अकाउंट, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, उसको लाइक कीजिए वो पेजेस को, तो मेरे रीसेंट अपडेट्स भी शायद आपको मिलते रहेंगे और हमारी नई नई एक्टिविटी के बारे में भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। एक बात खाली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यही वीडियो आपको अगर इंग्लिश में सर्च करना है तो खाली इस चैनल के अंदर जाइए, आपको यही वीडियो इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है मेरा है ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस के ऊपर। तो अगर ये कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल वे है, दिसंबर के बाद आप हमको कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9768871110। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। मेरा ब्रांच मुंबई में है, तो आप कभी भी आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। फ़िलहाल रहने की और खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग खाली सिखाने का काम करेंगे। चलिए, आप दिसंबर के बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और ये बहुत ही लोअर रेट में रहेगा, ज़्यादा इसका कॉस्टिंग नहीं रहेगा। चलिए, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर। हालांकि मुझे कई सारे लोगों ने बताया है कि सर ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ बताइए। मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, आवाज़ भी बराबर नहीं था, इसलिए वीडियो वापस बना रहा हूँ और उसमें कुछ चेंज करके मैं बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर सिखाने से पहले मैं बता दूं कि आपने ये एडेप्टर्स तो देखे रहेंगे, राइट। ये एडेप्टर आपके मोबाइल के चार्जर या लैपटॉप के चार्जर में इस तरह से कभी आपने पढ़ा रहेगा ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हो रहेगा इनपुट, जो कि है 240 वोल्ट हमारे घर पे जो आता है, 50 हर्ट्ज जो रहता है, और उसमें रहता है 1.8 एम्पियर का करंट। ओके, लेकिन आउटपुट जो अगर आप देखोगे, यानी ये एडेप्टर के बाद जो आउटपुट इस प्लग के अंदर से जो लैपटॉप के अंदर जाता है वो तकरीबन 15 वोल्ट या 19 वोल्ट का जाता है। लेकिन उसकी करंट की वैल्यू देखो ना, करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है, 3.7 एम्पियर जाता है। यहाँ पे लेता है 1.8 एम्पियर और वोल्टेज ज़्यादा रहता है, करंट कम रहता है। और यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज कम हो गया और करंट ज़्यादा हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये तो एक लैपटॉप की बात हुई। इसी तरह से ये कुछ मोबाइल का चार्जर का है। यहाँ पे भी देखो इनपुट वोल्ट 240 वोल्ट और कुछ 0.2 एम्पियर का करंट है। ओके, और आउटपुट अगर देखोगे तो 5 वोल्ट, यानी वोल्टेज तो कम कर दिया, डीसी में कर दिया एसी को, और प्लस 1000 मिली एम्पियर्स। यहाँ पे 0.2 एम्पियर्स था। ओके, और यहाँ पे 1000 मिली एम्पियर है ना, तकरीबन 1 एम्पियर के आसपास का करंट यहाँ पे आउटपुट में निकल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वैसे यहाँ पे और एक देखो, सैमसंग का चार्जर का भी एक एग्जांपल दिया है। ये दिख नहीं रहा है प्रॉपर, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इनपुट आप देखोगे तो 240 वोल्ट है और 0.15 मिली एम्पियर है, राइट। और आउटपुट अगर आप देखोगे ना तो आउटपुट 5 वोल्ट है और कुछ 1 एम्पियर का करंट है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? यानी वोल्टेज कम कर रहा है प्लस करंट को बढ़ाता है, और समझो एसी टू डीसी कन्वर्ट हो रहा है, वो अलग चीज़ है, वो रेक्टिफायर की वजह से हो रहा है। अगर आपने रेक्टिफायर का वीडियो नहीं देखा है तो इस कोने में जस्ट आई का एक निशान है, उस पर क्लिक कीजिए तो रेक्टिफायर का वीडियो आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा उसके लिंक। ओके, तो ये सब होता है पॉसिबल ट्रांसफार्मर की वजह से, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो रहता है, इसका जो काम है, ये है एक स्टैटिक डिवाइस है। पहले बता दूँ स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या है, मैं आगे बता देता हूँ। लेकिन ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है, विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरनल कनेक्शन। यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, एक सर्किट में मान लो कि करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, उसको दूसरी सर्किट में भेजना है ट्रांसफॉर्म करके, तो इसके लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये एक सर्किट में से दूसरी सर्किट में ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, करंट को भेजता कैसे है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। ओके, बिटवीन टू वाइंडिंग्स, of course between two windings, the transform power from one circuit to another without changing its frequency, but it may be different voltage level। याद रखना, मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूं कि जब भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं तो पावर एक सर्किट में जो है दूसरी सर्किट में सेम रहेगा, पावर और उसकी फ्रिक्वेंसी जो रहेगी। ऑफ कोर्स फ्रिक्वेंसी एसी करंट में रहती है, वो दोनों मतलब पहली सर्किट और दूसरी सर्किट में सेम रहेगी, लेकिन इफेक्ट जो होता है ट्रांसफार्मर का वो वोल्टेज और करंट के अंदर होता है। ओके, कैसे होता है, क्या होता है, मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले मैं बता दूँ ये स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या है।
ओके। स्टैटिक डिवाइस आपने ये मोटर तो सुना रहेगा, राइट। मोटर के अंदर ये बीच में कुछ घूमने वाली चीज़ रहती है, आजू बाजू कुछ वाइंडिंग रहती है, राइट। ये तो आपको मालूम रहेगा। ओके, तो ये मोटर कैसे काम करता है? तो ये फेराइड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर काम करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फेराइड लॉ के ऊपर काम करते हैं। अभी फेराइड लॉ क्या है? एक बेसिकली फेराइड करके एक साइंटिस्ट है जिसने ये लॉ को डेवलप किया है। A law shows that the relationship between the electrical circuit and magnetic field, यानी ये लॉ ने मतलब जो फेराइड लॉ जो है वो हमको दर्शाता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर। ओके, तो फेराइड परफॉर्म्स एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दे फाउंड द ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन फ्लक्स लिंक विद इन चेंज। या इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको इंडक्टर का एग्जांपल दिया था, राइट। इंडक्टर में क्या होता है कि एक वायर है कॉपर का, उसको बीच में से राउंड 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 घुमा दो, और जब भी इसमें से वोल्टेज को पसार करेंगे तो आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें कुछ चेंजेस होते हैं करंट के अंदर या वोल्टेज के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर ऐसी दो मेन चीज़ें रहती। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में याद रखना कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर ऐसी दो चीज़ें रहती है जिसमें से इंड्यूस ईएमएफ बनता है। अभी इंड्यूस ईएमएफ क्या रहता है वो बता देता हूँ। इसमें दो प्रकार है, स्टैटिक और डायनेमिक। आपको मालूम रहेगा कि मोटर है, राइट, उसके बीच में क्या रहता है, रोटर रहता है। यानी मोटर को जब ये सप्लाई देते हैं तो क्या बनता है, अंदर जो कॉइल रहती है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जिसकी वजह से रोटर घूमता है, और रोटर घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो कट होता है। यानी अंदर जो पी और एन जो रहता है वो चेंजेस होता है उसके अंदर का, राइट। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कट होता है वो रोटर की वजह से होता है। द कंडक्टर चेंज इट्स पोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे, यानी जो कॉइल रहती है मोटर की वो कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर जो फ्लक्स बनते रहता है मैग्नेटिक वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो बीच में रोटर रहता है ना वो घूमते रहता है। यानी कंडक्टर जो है उसकी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डायनामिक। और स्टैटिकली का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह चेंज करती है, ओके, लेकिन कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। यानी ट्रांसफार्मर किधर मूव होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे खुद चल के जाता है क्या, या अंदर कोई पार्ट उसका मूव होता है क्या, नहीं होता है। उसके अंदर मूव होने वाली चीज़ रहती है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसको बोला जाता है स्टैटिक डिवाइस। यानी ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जाएगा, अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। यानी एक टाइप का ये मशीन है, लेकिन ये मशीन के अंदर कुछ भी चीज़ें मूव नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स के जरिए एक जगह से, एक सर्किट में से दूसरे सर्किट में करंट को पास ऑन करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। देखो क्या बताया, अ ट्रांसफार्मर हैज़ नो मूविंग पार्ट, there is no rotating magnetic field in the transformer like an induction motor। इंडक्शन मोटर में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद रोटर जो रहता है वो घूमते रहता है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है, इसलिए ये जो है स्टैटिक डिवाइस है। ओके, तो स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जाए, समझ में आया। ओके, अभी वाई ट्रांसफार्मर, अभी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। ओके, चलिए शुरू करते। अभी आपको मालूम रहेगा आपके घर पे जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है, पावर प्लांट से, ऑफ कोर्स। तो ये जो पावर प्लांट रहता है वो तो कितने मीलों दूर रहेगा, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर रहेगा। मान लो कि मैं अभी मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ का जो पावर प्लांट है किधर अलग ही जगह पे, अलग स्टेट में भी हो सकता है, या महाराष्ट्र के किसी एंड में भी हो सकता है, नासिक, या बहुत दूर दूर तक भी पावर प्लांट हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन इतनी दूर से पावर प्लांट से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके अलग अलग तरीके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का, मैं हालांकि उसका भी वीडियो एक बनाऊंगा, हाइड्रोलिक पावर है या न्यूक्लियर पावर है, वो किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन कोई भी एक पावर प्लांट है, अगर पावर प्लांट से मेरे घर तक बिजली को लेकर आना है तो उसके लिए कितना बिजली को ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी पावर प्लांट में जब बिजली जनरेट होती है उसको जमा तो नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट भेजना पड़ता है, लेकिन एकदम लॉन्ग डिस्टेंस पे मैं कई हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ पावर प्लांट से, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक वो बिजली आई कहाँ से, और इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के टाइम वो बिजली के ऊपर कुछ इफेक्ट क्यों नहीं होता है, वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया ये पावर प्लांट है और ये मेरा घर है, समझो। ओके, तो इनके बीच में कई हज़ारों किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा, या कुछ 100 किलोमीटर का भी डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड। तो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बिठाया जाता है।
अभी ट्रांसफार्मर क्या करता है कि यहाँ से जो बिजली पैदा होती है उसको लेता है। हाँ, अभी बिजली जो पैदा होती है वो कितने केवी की रहती है। केवी यानी उसका एक मापने का तरीका है। जैसे हम लोग बिजली को माप सकते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज का ऊपर वाला भाग है केवी। ओके, तो समझो मान लो कि 100 केवी या 200 केवी है, जनरली 33 केवी के आसपास का कुछ वोल्टेज यहाँ पे बनता है पावर प्लांट के अंदर। ओके, हाइड्रोलिक या न्यूक्लियर में। तो इतने कम जो वोल्टेज या इतना कम जो करंट या केवी में करंट जो बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे, तो बीच में कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर खुद एक प्रकार के अंदर कोई भी कंडक्टिव मटेरियल लेंगे ना, उसमें एक रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट रहता है। मान लो जितना करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, बीच में ट्रांसफार्मर नहीं लगा दो, डायरेक्ट वायर से इधर कनेक्ट कर दो, तो बहुत ही कम करंट मेरे पास आएगा। बीच में कितना सारा करंट तो लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस वायर। ये वायर की वजह से ना करंट यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि वायर कोई भी कंडक्टिव मटेरियल रहेगा ना उसमें रेजिस्टेंस रहता है। हालांकि सबसे कम रेजिस्टेंस सोने के वायर में रहता है, तो सोने का वायर तो लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग जो यूज़ करते हैं बेसिकली कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। लेकिन कॉपर वायर खुद एक उसके अंदर बहुत सारी रुकावट रहती है, कुछ रेजिस्टेंस पावर उसका काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी प्रॉब्लम आती है कि चलो लॉन्ग डिस्टेंस से घर तो है, कॉपर वायर से भेजा, लेकिन मेरा करंट तो पूरा लॉस हो गया, तो फ़ायदा क्या मुझे? तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया। अभी ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली करता क्या है, यहाँ से करंट लेता है और करंट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बहुत बढ़ा देता है। यानी वोल्टेज की जो ताकत है, मान लो यहाँ से 12,000 वोल्ट आ रहा है, तो उसको 24,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, या 2,24,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा इसका कि वोल्टेज की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन जब भी ओम्स लॉ के ज़रिए अगर मैं बताऊँ, तो वोल्टेज जब भी बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। यानी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दिया और करंट कम कर दिया, और करंट कम होने की वजह से जो रेजिस्टेंस पावर है इसका कम हो गया। वायर का रेजिस्टेंस पावर कम होने पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है वो यहाँ से लेकर इस ट्रांसफार्मर तक आती है। अभी ये इतना पूरा बड़ा, तो जो जितना वोल्टेज यहाँ पे पैदा किया है ट्रांसफार्मर ने, वो पूरा का पूरा तो मेरे घर पे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे घर पे तो कांस्टेंट चाहिए 240 वोल्ट। तो मेरे घर पे 240 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से जो यहाँ से यहाँ पर तक बिजली आई है उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे करंट कम कर दिया गया है, तो स्टेप डाउन करने पर क्या होगा कि ये जो 2,40,000 वोल्ट है उसको एकदम कम में करवा दिया जाता है। मान लो कि 8,000 वोल्ट में कन्वर्ट करवा दिया। ओके, तो 8,000 वोल्ट में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, उसका जो वोल्टेज जो है वो कम कर दिया, लेकिन करंट बढ़ जाता है। ओके, वोल्टेज कम कर दिया गया और करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ने की वजह से यहाँ से फिर वापस आगे एक ट्रांसफार्मर और एक लगाया जाता है, जो हमारे घर के आजू बाजू लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर। ये भी एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा, समझो यहाँ पे 8,000 वोल्ट है, उसको 240 वोल्ट में, जितना हमको रिक्वायर्ड है, हमारे घर पे एक स्टैंडर्ड है 240 वोल्ट का, तो 240 वोल्ट हमारे घर तक ला के देता है। ऑफकोर्स इसमें करंट बढ़ जाता है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है और यहाँ तक आता है, लेकिन ये बीच में ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर की वजह से ट्रैवल कर सकता है इतना बड़ा डिस्टेंस। अगर ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा ना, तो इतना बड़ा डिस्टेंस पावर फैक्ट्री से लेकर हमारे घर तक का जो पावर सप्लाई का यूनिट है वो लाना बहुत मुश्किल होता था। अगर ट्रांसफार्मर की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। ओके, तो ट्रांसफार्मर के ऐसे तो कई सारे प्रकार हैं, मैं प्रकार को इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे बताया कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे करंट को बढ़ा दिया, यहाँ पे कम कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, यहाँ पे वोल्टेज को कम कर दिया, यहाँ पे वापस और कम किया और मेरे घर तक लेके आए, और ये डिस्टेंस, ये इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो गया। तो ये सब वजह क्या है उसके ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल रहती है। ओके, यानी एक वायर है जिसको एक मैग्नेटिक कोर जो रहता है, मैग्नेटिक कोर का मतलब है एक कोर रहता है, यानी कुछ प्लेट रहती है। ओके, इस प्लेट्स को आपस में जोड़ा रहता है। ओके, ये जोड़ने की, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कोर, या ट्रांसफार्मर कोर भी बोल सकते हैं। ओके, या लैमिनेटेड कोर भी बोल सकते हैं। इस तरह से जोड़ा रहता है। देखो ये सब शीट्स है। ओके, ये शीट्स को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया रहता है, इसको लैमिनेट करके, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर। और
उसके एक तरफ वायर को वाइंड किया जाता है और दूसरी तरफ दूसरे वायर को वाइंड किया जाता है। यहाँ पे प्राइमरी नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक वायर लिया है सिंपल, उसको वाइंड करता हूँ, यहाँ पे आजू बाजू घुमा देता हूँ, और ये फिजिकली इसके ऊपर टच नहीं है, इसके बीच में कुछ इंसुलेटर रहेगा ऑफकोर्स, और यहाँ पे भी कुछ इंसुलेटर रहेगा जिसके ज़रिए ये बाहर निकलते हैं दो वायर। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे मैं कहूँगा? देखो, ट्रांसफार्मर में अगर आपको खुला दे दूँ ना और मैं बताऊँ इसमें से बता दूँ प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वो हमारे पे डिपेंड करता है। मैं जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर को लगाऊंगा, पहली सर्किट में लगाऊंगा उसको बोलते हैं, जहाँ से इनपुट जाने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और जो जहाँ से आउटपुट निकलने वाला है सर्किट में से वो है मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी ये जो ट्रांसफार्मर है, मान लो कि इसका इनपुट मैं यहाँ पे दे दूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग और ये आउटपुट हो जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन इस केस में यहाँ पे देखो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे बताया गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि मैं इनपुट करंट यहाँ से देने वाला और आउटपुट यहाँ से निकलने वाला है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मैं इसको उल्टा लगा दूँ, यानी ये जो यहाँ पर लगा दो और ये हिस्सा यहाँ पर लगा दो, तो ये मेरे लिए हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग, उल्टा हो जाएगा ऑफकोर्स। तो मतलब ट्रांसफार्मर ऐसी कोई जगह फिक्स नहीं रहती है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से इनपुट जाने वाला है ट्रांसफार्मर के अंदर वो है तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग, और जहाँ से आउटपुट निकलने वाला है वो है तुम्हारे लिए सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन समझने की कोशिश करो, आसान है। ओके, अगर आप प्रॉपर समझोगे ना तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसके अंदर होता क्या है, तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, ट्रांसफार्मर के अंदर जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं तो सप्लाई एसी करंट का रहता है ऑफकोर्स। ओके, क्योंकि डीसी करंट के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताता हूँ, लेकिन जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर तो क्या होगा, इसमें हमारा सप्लाई कैसा रहेगा, एसी का ऊपर नीचे यानी अल्टरनेट रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलते रहता है, राइट। क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर तो एसी हमको कैसे दिखाया जाता है, ऊपर नीचे इस तरह से उसका फ्लक्स रहता है। तो यहाँ पे होता कैसा है, जैसे ही मैं करंट यहाँ से पास ऑन करता हूँ, वोल्टेज पास ऑन करता हूँ, तो मेरा इस कॉइल के अंदर यानी इस वाइंडिंग के अंदर मेरा एसी करंट पास होता है। पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, प्लस और माइनस की वजह से। तो इसमें क्या होता है, जब भी इस तरह से होता है ना, इसमें ऐसे फ्लक्स यानी इंडक्ट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हर एक में अपना अपना खुद का, पूरे वायर में। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयरन कोर है, आजू बाजू में जो कोर है मैग्नेटिक, ये लैमिनेटेड कोर जो है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। इसकी वजह से मतलब ये जो वाइंडिंग है ना, उसके अंदर भी खुद का एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ओके, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहले इस तरह से जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में ऊपर रहेगा तो एसी में ऐसा जाएगा, फिर नेगेटिव में ऐसा जाएगा, फिर ऊपर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा है, क्योंकि एसी करंट जो रहता है क्या रहता है, प्लस माइनस, राइट। तो जैसे ही मैं एसी करंट यहाँ पे सप्लाई देता हूँ तो मेरा जो अंदर का जो फ्लक्स रहता है ये आयरन कोर के अंदर, वो ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होना चालू हो जाता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मुझे आउटपुट बाहर निकलता है। ये उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपको लगेगा कि डीसी में क्यों जनरेट नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं डीसी चलवाई दूँ तो डीसी में कैसा रहता है, खाली पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव तो रहता ही नहीं है, एक ही साइड रहता है, राइट। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने का सवाल ही नहीं आएगा, यानी खुद में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा लेकिन वो रोटेट नहीं कर पाएगा, यानी एक ही दिशा में घूमता है, ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे ही घूमते रहेगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे करंट यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा ही नहीं, तो यहाँ से आउटपुट भी नहीं मिलेगा, राइट। तो यही है, यानी एसी करंट पे ही ट्रांसफार्मर चलता है। इसका रीज़न क्या है, समझ में आया कि पहले जब एसी का पॉजिटिव सप्लाई जाता है तो ये इस तरह से फ्लक्स जनरेट होता है, फिर नेगेटिव पे इस तरह से, फिर वापस पॉजिटिव पे इस तरह से, फिर वापस नेगेटिव पे इस, इसकी वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और यहाँ से आउटपुट मुझे बाहर मिलता है। तो ये है बेसिकली ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ से जब एसी की लाइन अंदर जाती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से पसार होता है, और जब नेगेटिव लाइन जाती है एसी की तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ से इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है
और यहाँ से आउटपुट मुझे बाहर मिलता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सर्किट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, या प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो यही है ट्रांसफार्मर। और ये पूरा जो खेल है ट्रांसफार्मर का, वो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर एक सर्किट में से दूसरी सर्किट में जब भी हम लोग कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवाते हैं, अगर वोल्टेज में चेंजेस होता है, वोल्टेज मान लो कि यहाँ पे बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाएगा, और वोल्टेज अगर कम करते हैं तो करंट बढ़ जाता है, ये याद रखना। बाकी पावर में कोई चेंज नहीं होता है, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, चेंजेस होता है वोल्टेज और करंट में। यही है ट्रांसफार्मर। ओके, इसका जो अलग अलग प्रकार है ट्रांसफार्मर के, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये एग्जैक्टली सर्किट पे कैसे काम करते हैं ना, वो भी हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स के अंदर। ओके, फिलहाल इसमें मैंने ट्रांसफार्मर को आपको बताने की कोशिश की कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर के अंदर होता क्या है। ओके, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो है वही मुझे प्रेरित करते कि मैं कुछ नए वीडियोस बनाऊं। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे या मेरे वीडियोस को देखोगे नहीं, या मेरे वीडियोस के अंदर कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे प्रेरणा ही नहीं मिलेगी कुछ नए वीडियोज़ बनाने की, और मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ूँ, इसलिए प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।